हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में, या सिंपली आप समझ सकते हैं कि मेटल्स किस तरह से प्रेजेंट हैं और कैसे उन मेटल्स को हम प्योर और जो अनप्योर फॉर्म में है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वो सारा हम पढ़ेंगे। इसके अंदर मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये सारा बच्चों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अकरेंस ऑफ मेटल से। तो इसके अंदर बच्चों हमारे सबसे पहले दो डेफिनेशंस आती हैं, मिनरल्स एंड ऑर्स। ये दोनों डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कई बार। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मिनरल्स की, तो मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी कि जो पृथ्वी के अंदर नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से जो विद्यमान है, उन एलिमेंट या कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। और ओर्स क्या होंगे बच्चों? ओर्स ऐसे मिनरल्स होते हैं दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि ऐसा मिनरल जिसके अंदर कोई भी एक मेटल बहुत अधिक मात्रा में हो, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और मेटल को उसके अंदर से अलग किया जा सकता है। ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? ओर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मिनरल्स और ओर्स होंगे। मिनरल जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हो। अर्थ क्रस्ट वैसे होता है भूपर्पटी, यानी कि जो पृथ्वी की जो लेयर्स हैं, सतहें हैं, उनके अंदर। और जो ओर्स है बच्चों, ओर्स होंगी ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर मेटल हाई परसेंटेज में ज़्यादा मात्रा में विद्यमान हो और जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीन तरह की मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तीन फेजेस में। वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लिस्ट रिएक्टिव। बच्चों, जो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती और इनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, जिसको विद्युत अपघटनी भी बोलते हैं, आप इतना समझे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके द्वारा इसको जितनी भी मेटल्स हैं इनको अलग किया जा सकता है। यानी कि देखो, ये फ्री स्टेट में अगर नहीं है, ये फ्री स्टेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये कंबाइंड है, एक तरह से ओर्स की फॉर्म में है। तो हमें अलग करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद आती है मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि जो इनके कंपेयर में थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो ये बच्चों हमेशा सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलती हैं, मतलब ये भी फ्री स्टेट में नहीं है। और कार्बन को यूज़ करके हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं कार्बन के थ्रू। उसके बाद सबसे कम रिएक्टिव, यानी कि ये इनसे भी कम रिएक्टिव है, या हम कह सकते हैं बहुत कम रिएक्टिव, बिल्कुल ही कम रिएक्टिव है, सिल्वर और गोल्ड स्पेशली हमारे। ये हमेशा नेटिव या फ्री स्टेट में मिलते हैं। इनको मतलब हम कह सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म में है, बिल्कुल फ्री स्टेट में है, इनके एक्सट्रैक्शन की हमें अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए बात करते हैं आगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कौन से स्टेप्स यूज़ होंगे। यहाँ पर बेसिकली तीन स्टेप बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, स्टेप सेकंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, स्टेप थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू किस तरीके से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन को शो कर रखा है। तो यहाँ आप देखते हैं, और यहाँ पर है सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जितनी भी हमारी है उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसी मेटल जिनकी हाई रिएक्टिविटी है, ऐसी मेटल जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी है, एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। उसके बाद जो हाई रिएक्टिविटी है उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मोल्टन ओर का। जो भी हमारे पास यहाँ और था, मैंने आपको अभी बताया कि हम किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस से ये अलग करेंगे ना, हाई रिएक्टिव मेटल जो कंबाइंड फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया, अब यहाँ से प्योर मेटल हमें मिलती है। उसके बाद जो मेटल्स है मीडियम रिएक्टिविटी की, यहाँ पर हम देख सकते हैं दो पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर लिया है, एक कार्बोनेट और एक सल्फाइड और। ठीक है, एक कार्बोनेट और के अंदर बच्चों और एक सल्फाइड और के अंदर। कार्बोनेट और में हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक कार्बोनेट, CO3 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जिंक कार्बोनेट। और एक है मरकरी HGS, जिसको सीने बार भी कहा जाता है, और ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड। तो इन दोनों को बच्चों अब हम ट्रीट करेंगे, एक इसको लिमिटेड एयर के अंदर। देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है अब देखना, इसको हम लिमिटेड एयर में ट्रीट करेंगे और इसे हम एक्सेस एयर में। ठीक है, इन दोनों में अब दो प्रोसेसेस हम यूज़ करेंगे, एक होगी कैल्सिनेशन और एक होगी रोस्टिंग। यानी कि कार्बोनेट्स को जब हम हाई टेम्परेचर में और ऑक्सीजन की एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहेंगे। वहाँ से हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझना है। कैल्सिनेशन क्या है आगे हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, कि कार्बोनेट को
कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने की प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रोस्टिंग। कन्वर्जन होगा मेटल ऑक्साइड के अंदर ही। डिफरेंस क्या है? कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और होगी और रोस्टिंग में सल्फाइड और होगी। ये लिमिटेड एयर में होगा और ये एक्सेस एयर में होगा। ठीक है, यहाँ से हमें जो ऑक्साइड मिलेगा मेटल का, उसको अब हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन हो जाएगा उसका मेटल के अंदर। उससे पहले एक चीज़ और आपने समझनी है कि जैसे ही मेटल का रिडक्शन होगा तो मेटल जो हमें मिलेगी अब यहाँ पर जिस भी फॉर्म में मिलेगी, अब मेटल का प्योरीफिकेशन शुरू हो जाएगा और इस तरीके से हमें मेटल ऑब्टेन होगी। लेकिन अगर हम बात करें सल्फाइड ऑर्स की, तो यहाँ आप देख सकते हैं सल्फाइड ऑर्स हमें यहाँ पर मिले हैं। रोस्टिंग इनकी शुरू हो जाएगी सेम एज इट इज़ जैसे हमने इसकी बात की थी। रोस्टिंग के बाद यहाँ पर हमें क्या मिलेगी? मेटल मिलेगी और मेटल की रिफाइनिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि मेटल का जो सेपरेशन है, प्योर फॉर्म है, उसको ऑब्टेन करना प्योर फॉर्म में वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी फ्लो चार्ट था ना, इसको आप यहाँ समझ सकते हैं थ्योरेटिकली कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले हमारा गैंग। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? जो और से हमें पता है यूजुअली कंटामिनेटेड, यानी कि उनके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर, जैसे सॉयल है, सैंड एटसेट्रा, उन सभी को हम क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। फिर हमने रोस्टिंग प्रोसेस भी डिस्कस की थी, यहाँ मैंने अभी आपको करवाई थी फ्लो चार्ट में, जहाँ पर सल्फाइड ओर्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? ऑक्साइड्स के अंदर बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यहाँ आप देख सकते हैं सल्फाइड और हमने लिया, उसको एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर 3 मॉलिक्यूल आपने ऑक्सीजन के यहाँ लिए हैं, हीट किया उसको और वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? जिंक ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद बच्चों कैल्सिनेशन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था फ्लो चार्ट में ही। कैल्सिनेशन में देखो वहाँ हमारे जो रोस्टिंग पड़ी उसके अंदर सल्फाइड और हम ले रहे हैं, और कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ऑर्स लेंगे जो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड्स के अंदर सेम एज इट इज़ बाय हीटिंग स्ट्रांगली, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड एयर में उसको हम हीट करेंगे। जिंक कार्बोनेट हमने यहाँ लिया और कन्वर्ट हो जाता है ये जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा, हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं, एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू, एक बार डेफिनेशन के थ्रू। अभी कोई डाउट है बता देना, हम दोबारा पढ़ लेंगे, बट रोस्टिंग कैल्सिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन की। मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। यानी कि अब जो मेटल ऑक्साइड्स हमें मिले हैं, देखो यहाँ पर हमें मेटल ऑक्साइड्स मिल गए हैं अब तक जो भी हमने एक्सट्रैक्शन किया। अब इन मेटल ऑक्साइड्स का क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर हम कार्बन को यूज़ करने वाले हैं, कार्बन को एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? जो मेटल ऑक्साइड मिले हैं इनको हम ट्रीट करवाएंगे कार्बन से। जैसे यहाँ हमें जिंक ऑक्साइड मिला, कार्बन से इसको हम ट्रीट करवाएंगे तो हमें यहाँ पर जिंक यानी कि मेटल अब हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगी, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये पढ़ लेना है यहाँ तक। उसके बाद बच्चों बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की। तो बात करते हैं बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की। जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि सबसे जो कॉमन मेथड हम यूज़ करते हैं इसके अंदर वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, यही मेथड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ आपको जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है उसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं। ये एक टैंक गिवन है बच्चों, इसके अंदर हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। इसके अंदर है ना थोड़ी सी अमाउंट में हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया है, ये भी नोट कर लेना। बिल्कुल स्लाइटली, बिल्कुल लेस अमाउंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, लेकिन वो कंसनट्रेटेड यानी कि प्योर फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स ही उसके यूज़ किए हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4 + H2SO4 का ये यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, ये 2 हमारी रॉड्स हैं यहाँ पर, वन इज़ कैथोड, अनदर वन इज़ एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, और ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ सेट किया गया है। अब आपने समझना क्या है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो प्रोसेस है इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे सर्किट में हम अप्लाई करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो उससे पहले आपने क्या समझना है कि कैथोड और एनोड यानी कि एनोड के ऊपर ये प्रोसेस शुरू होने से पहले जो इम्प्योर मेटल है ना हमारी, जो भी इम्प्योर मतलब आप कह सकते हो जो ओर है, वो इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट है। ठीक है, इसके अंदर नहीं समझना, ऐसे इसके ऊपर यहाँ पर आप समझोगे, यहाँ पर वो डिपॉजिट है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो ये डिपॉजिट ओर था
ये सारा इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होते ही बच्चों अब जो प्योर मेटल होगी जो उस और के अंदर है ना, देखो अब और है, उसको हम प्योर फॉर्म में, यानी कि हमारा पर्पज़ क्या है, वहाँ से मेटल को निकालना और इम्प्योरिटी को अलग करना। तो जो हमारी प्योर मेटल होगी बच्चों, वो इसके अंदर अब तो सारा डिज़ोल्व हो गया था। प्योर मेटल अब हमारी कैथोड के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। प्योर अब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, इम्प्योरिटी हमें यहाँ मिल जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आया कि यहाँ वो डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है। डिज़ोल्व होने के बाद अब प्योर हमारी यहाँ डिपॉजिट हो गई है कैथोड के ऊपर। प्योर क्या है हमारा यहाँ पर, कॉपर, यानी कि कॉपर हमारे यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। और जो इम्प्योरिटी है वो हमें लास्ट में यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल बेस के अंदर यहाँ इकट्ठी हो जाएंगे, जिसे हम एनोड मड कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमारा काम करती है। जो लिसिस है वो प्रोसेस हमारी यहाँ काम करेगी। थ्योरेटिकली आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एनोड पर इम्प्योर कॉपर है, कैथोड पर स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, सॉल्यूशन है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट इसमें से पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, जो इम्प्योर मेटल थी एनोड से वो डिज़ोल्व हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। इक्विवेलेंट अमाउंट जो प्योर मेटल का इलेक्ट्रोलाइट का वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट हुई, कैथोड पे। इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम, इम्प्योरिटीज़ हैं सारी बॉटम में बैठ जाएंगी, एनोड के बॉटम में, जिसे हम कहेंगे एनोड मड। क्लियर है। तो यही हमने यहाँ डिस्कस किया था। इम्प्योरिटीज़ हमारी सारी यहाँ पर एनोड के बॉटम में बैठ गई हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनोड मड। प्योर मेटल जो हमारी है वो कैथोड पर यहाँ डिपॉजिट हो गई है। ओके, तो ये आपने पढ़ लेना है बच्चों। आज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमारी इस तरीके से काम करती है। उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे कोरोजन और उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई डाउट हो तो बच्चों आप पूछ लेना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।